हेलो प्यारे बच्चों। बेटा आज हम आपकी क्लास 9 साइंस का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। 9 नंबर का बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये साइंस है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है ना। देखो मैं पहले आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग। तो आपने कभी देखा है कि जब हम चलते हैं, सड़क के ऊपर चलते हैं, तो हम क्या होता है, जैसे ये सड़क है ना, ये क्या है, सड़क है, और आप यहाँ पे चल रहे हो, ठीक है ना, ऐसे आप चल रहे हो आगे की तरफ। तो हमारे जो पैर हैं, है ना, ये पैर क्या करते हैं, ये सड़क को पीछे की ओर धकेलते हैं। मांसपेशियों से हम हमारे जो पैर हैं, पैरों की मांसपेशियाँ किस पे बल लगाती हैं, सड़क पे बल लगाती हैं पीछे की ओर, है ना, और फिर सड़क हमको धकेलती है आगे की ओर, है ना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं, है ना। तो देखो फोर्स आएगा अब, ये है ना, कहते हैं ना धक्का और खिंचाव को बल कहते हैं, ठीक है ना। तो हमने सड़क को पीछे की ओर धकेला, सड़क ने हमें आगे की ओर धकेला, ठीक है ना। अब आपने कभी नोट किया है, अगर ये सड़क न हो के रेत हो, जैसे होता है ना, कहीं रेत है, बहुत बालू रेत है, जैसे रेगिस्तान है राजस्थान का, है ना, जो डेजर्ट है, उसमें हमको चलना बहुत कठिन होता है ना। बड़ी कितना जोर लगाना पड़ता है, जब जाके हम एक एक कदम आगे बढ़ पाते हैं। क्यों बढ़ पाते हैं बताओ? क्योंकि वो जो सॉइल है, जो सैंड है, वो लूज होती है, ठीक है ना। और जब हम उस पर बल लगाते हैं, हमारी मांसपेशियां सैंड पे बल लगाते हैं, तो सैंड पीछे खिसक जाती है। तो सैंड हमको उतने बल से आगे नहीं धकेल पाती है। यहाँ तो क्या है, ये सड़क बिल्कुल फिक्स है ना, कठोर है। तो हमने इस पे मांसपेशियों ने, हमारे पैर की मांसपेशियों ने सड़क पे बल लगाया, उतने ही बल से इसने हमको आगे धकेल दिया। लेकिन यहाँ पे क्या था, ये जो सैंड थी, है ना, सैंड जो थी, हमारे पैर ने सैंड के ऊपर बल लगाया, बालू रेत के ऊपर बल लगाया, लेकिन बालू रेत कैसी है, लूज है, तो ये खुद पीछे खिसक गई, है ना। तो हमारे जो पैर की मांसपेशियों ने बल लगाया, तो उतना बल से ही ये हमको आगे नहीं धकेल पाई, इसलिए हमारा चलना इस पे क्या होता है, मुश्किल होता है ना। देखो साइंस कितनी इंटरेस्टिंग है। दूसरा आपने देखा होगा, जैसे ये बस जा रही है आपकी, ये क्या है, एक बस है आपकी, ठीक है ना, इस तरह से ये एक बस है आपकी, ठीक है ना, यहाँ ड्राइवर बैठा हुआ है। तो आपने कभी नोट किया है, खूब यात्रा की होंगी आप लोगों ने, तो जैसे ही हमारी बस चलना शुरू होती है ना, तो अगर वो धीरे से स्टार्ट हुई है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसने एकदम से स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया, तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, है ना। ऐसे ही चलती हुई बस में अगर उसने क्या लगा दी, अचानक से ब्रेक लगा दिए, तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ये दोनों चीज़ें हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि ऐसा आखिर हमारे साथ होता क्यों है। दूसरा एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ देखो, कि जैसे अपनी बस, ठीक है ना, आप जैसे ही हो, ये एक बस है और इसमें यहाँ खड़े हुए हो आप, ठीक है ना, यहाँ क्या है, आप इस तरह से खड़े हुए हो। अब ऐसे समझो कि अगर, है ना, इस बस की सीट पे के पास में आप खड़े हुए हो, और अगर आप हमारे पैरों के बीच, है ना, और ये जो फर्श है बस का, इसके बीच में अगर घर्षण नहीं होता, इसके बीच में क्या नहीं होता, घर्षण अगर नहीं होता, तो क्या होता बताओ, ये बस आगे जाती, है ना, और हम जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहते, है ना। देखो मज़ेदार चीज़, बस आगे खिसकती जाती और हम जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहते, और फिर धड़ाम से बस का जो पीछे का हिस्सा है वो हमसे आके टकराता, है ना। लेकिन चूंकि हमारे पैरों के बीच और बस की जो सरफेस है, बस का जो फर्श है, उसके बीच में क्या है, एक घर्षण होता है, वो हमको वहीं पे खड़े रखता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ये हम किस में पढ़ेंगे, इस विज्ञान के अंदर आती हैं। ये एक दैनिक जीवन की चीज़ें हैं, लेकिन हम इनको नॉर्मली इंटरप्रेट नहीं करते हैं, जोड़ के नहीं देखते हैं, है ना। फिर आपने कभी देखा होगा कि अगर एक बहुत बड़ा बक्सा है ना,
एक बहुत बड़ा बक्सा है ना, बॉक्स है, ऐसे समझो आप, ठीक है ना। ये एक बॉक्स है और यहाँ ज़मीन पे रखा और आप इसको धकेलो, ठीक है ना। ये नहीं खिसकता, भारी है ये, है ना। आपने और बल लगाया फिर भी नहीं खिसका, ठीक है ना। और बल लगाया आपने तो फिर ये खिसक गया यहाँ से, ठीक है ना। तो देखो कौन रोक रहा था इसको, देखो ये जो फर्श है और ये जो इसकी बॉक्स की जो नीचे की सतह है, इन दोनों के बीच में क्या है, घर्षण बल है, वो इसको रोके रखा था। अब ऐसे समझो, अगर इसके नीचे पहिए लगा दिए दो, क्या लगा दिए इसके नीचे, दो पहिए, तो कितना आसान हो जाता है फिर इसको सरकाना आगे फट से। जैसे फ्रिज होता है, फ्रिज में नीचे पहिए होते हैं, आगे अपन आगे खिसका देते हैं उसको, ठीक है ना। और अब ऐसे समझो पहिए भी हों और ये जो सतह है, ये फर्श जो है मार्बल की हो, बाय द वे किसकी हो, मार्बल की हो, तो बिल्कुल चिकनी होगी कि नहीं होगी, और इसमें पहिए लगे हुए हों, तो फिर तो ये बहुत ही आसान हो जाता है इसको खिसकाना, है ना। क्या होगा, इसको खिसकाना बहुत ही आसान होगा। तो जितना घर्षण बल कम होगा उतना ही इसको खिसकाना क्या होगा, आसान होगा, ठीक है ना। तो और एक चीज़ और बताता हूँ आपको, कभी नोट किया आपने, है ना। से आप साइकिल है, ये क्या है, एक साइकिल है, ठीक है ना। आप इसको ले जा रहे हो आगे इस तरह से, है ना, ले जा रहे हो धकेल के, ठीक है ना। तो इस सड़क पे जब चल रहे हो आप, है ना, आप पैदल चल रहे हो, ये मान के चलो साइकिल को ले जा रहे हो आप पैदल, तो बहुत कम उससे बल लगाना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि ज़मीन के साथ खिसका रहे हो आप इसको। अब अगर मानो तुम इसको उठा के ले जाओ, थोड़ा सा भले इसको 2 इंच उठाया आपने, अपने हाथों में उठा लिया ऊपर, है ना, और फिर आप आगे ले जा रहे हो, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा दम लगानी पड़ रही है उसको उठाने के लिए। साइकिल वही है ना। जब आप इसको सड़क पे अपने साथ साथ लेके जा रहे हो तो आपको बहुत कम बल लगाना पड़ रहा है, और थोड़ा सा उठा के ले जा रहे हो, चाहे 2 इंच उठाई आपने ये, तो आपको कितना सारा बल लगाना पड़ रहा है। साइकिल वही है तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो विज्ञान के क्या हैं, एक छोटे छोटे जो एक अनुभव हैं जिनको हम हमारे जीवन में अनुभूत करते हैं, है ना। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, इन्हीं के अंदर नियमों की खोज करते हैं, वो इन छोटे छोटे जो ये घटनाएं हैं दैनिक जीवन की, इनके अंदर वो नियमों की खोज करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इस लेसन को पढ़ते हैं। तो आपने कभी देखा होगा कि आप ये मैं एक एक लाइन पढ़ता हूँ इसकी, तुमको लगेगा सर टाइम वेस्ट हो रहा है, बेटा टाइम वेस्ट नहीं होता। इससे क्या होता है, हमारी समझ विकसित होती है। एक एक लाइन को समझेंगे तो पूरी तरह से डूब के इसके अंदर, तो होगा क्या कि पूरी तरह से अच्छी तरह से हमारे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। और जब कंसेप्ट बन जाएंगे तो क्या होगा, जो इसके आंकिक प्रश्न हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप बहुत आसानी से कर पाओगे, है ना। और एक बार अगर आपने थ्योरी समझ ली अच्छी तरह से, न्यूमेरिकल्स कर लिए, तो वापस से फिर आपकी थ्योरी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही तरीका होता है कि पहले थ्योरी जो है इसका, है ना, ये जो सैद्धांतिक जो चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको पूरे मन से पढ़ो, क्या कहना चाह रहा है ये। जब इनको पढ़ लोगे ध्यान से तो आपसे आंकिक प्रश्न हो जाएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, और जब न्यूमेरिकल हो जाएंगे तो वापस से आपकी थ्योरी और ज़्यादा पहले से सॉलिड हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब मैं शुरू करता हूँ। पिछले अध्याय में क्या पढ़ा था हमने, देखो आपको याद होगा, u क्या होता है, प्रारंभिक वेग, v क्या है, अंतिम वेग, a क्या है, त्वरण, t क्या है, समय, s क्या है, दूरी। ये 5 वेरिएबल्स थे, है ना। तो हमने गति का अध्ययन किया था, ठीक है ना। लेकिन हमने ये नहीं देखा था उसमें कि ये गति आखिर किसकी वजह से पैदा हो रही है ना। तो उस गति को पैदा करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, हमें बल की ज़रूरत होती है। तो अब इस कंसेप्ट को हम इसमें पढ़ेंगे। तो पिछले अध्याय में हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, पोजीशन, वेग, वेलोसिटी और त्वरण, एक्सेलरेशन के आधार पर वस्तु की गति का वर्णन किया। हमने देखा कि ऐसी गति में कभी एक रूपता होती है तथा कभी नहीं, यानी क्या तो हो सकता है एक समान चाल से चल रही हो, कभी हो सकता है असमान चाल से चल रही हो। लेकिन अभी हमने ये चर्चा नहीं की कि गति का कारण क्या होता है, समय के साथ वस्तु की चाल क्यों बदलती है, क्या सभी प्रकार की गतियों का कोई कारण होता है, यदि ऐसा है तो इस कारण का स्वभाव क्या है। इस अध्याय में हम ऐसी ही सभी जिज्ञासाओं को बुझाएंगे, शांत करेंगे हमारी जिज्ञासाओं को।
सदियों से गति और इसके कारणों ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझा रखा था। फर्श पर रखी एक गेंद को धीमे से ठोकर लगाने पर वह हमेशा के लिए गतिशील नहीं रहती, कुछ देर बाद जाके क्या हो जाती है, वो रुक जाती है। कुछ देर बाद जाके क्या हो जाती है, वो रुक जाती है। ऐसी परिस्थितियों से यह पता चलता है कि किसी वस्तु की विराम की जो अवस्था है वही उसकी स्वाभाविक अवस्था है। ऐसी मान्यता तब तक बनी रही जब तक कि कौन नहीं आ गए, गैलीलियो और न्यूटन। जब तक कि गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने वस्तुओं की गति के बारे में एक पूर्णतया भिन्न संकल्पना प्रस्तुत की। बिल्कुल डिफरेंट चीज उन्होंने दुनिया को बताई। अपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है, ठीक है ना। सामान्य भाषा में इसके लिए हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है तथा हम कहते हैं कि किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें या तो उसे खींचना पड़ेगा या धकेलना पड़ेगा या उसे ठोकर लगानी पड़ेगी, या हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें ठोकर लगानी पड़ेगी। खींचने, धकेलने या ठोकर लगाने की इसी क्रिया पर बल की अवधारणा आधारित है ना। अब हम बल के विषय में विचार करते हैं। ये क्या है? वास्तव में बल को ना तो किसी ने देखा है, ना किसी ने चखा है, ठीक है ना और ना ही महसूस किया है। बस इसके जो इफेक्ट्स हैं उनको हम अनुभूत कर सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि बल का प्रभाव हम प्राय देखते या महसूस करते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है, यह जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति देने की युक्तियां हैं। हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर ही उनमें गति होती है। जैसे ये बच्चा है, ट्रॉली खींच रहा है, ये दराज खींच रहे हैं, ये लड़की क्या मार रही है, इसमें किक मार रही है, हॉकी स्टिक से हॉकी में किक मार रही है, ठीक है। तो पिछली कक्षाओं में अर्जित ज्ञान के आधार पर आप इस बात से परिचित हैं कि किसी वस्तु में वेग का परिमाण अगर बदलता है ना, तो वेग का परिमाण बदलने के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए हमको बल का प्रयोग होता है। आप यह भी जानते हैं कि किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति बदली जा सकती है। जैसे स्प्रिंग को आप खींचोगे तो इसकी आकृति और आकार बदल गया, है ना। और अगर इसको दबाया बॉल को तो पिचक जाएगी, तो इसकी फिर वापस से आकृति या आकार क्या हो गया, बदल गया, ठीक है ना। अब आता है संतुलित और असंतुलित बल, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो अब देखो, जैसे इस चित्र में दिखा रखा है ये, है ना, इस चित्र के अंदर तीन स्थितियां दिखा रखी हैं, है ना। ये देखो दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, ये इस बॉक्स को धकेल रहे हैं। देखो इसमें दिखा रखा है, इधर ये पुश कर रहे हैं, है ना, और ये नहीं खिसक रहा, ठीक है ना। तो अपोजिट दिशा में ये जो घर्षण बल है ये कार्य कर रहा है। घर्षण किसकी, ये जो फर्श है और ये जो बॉक्स है इसकी नीचे की जो सतह है जहाँ ये कांटेक्ट में होते हैं एक दूसरे से, उस जगह पर घर्षण बल कार्य कर रहा है। तो जितना इन्होंने बल लगाया, बल का मात्रक न्यूटन होता है, माना ऐसे समझो इन्होंने 10 न्यूटन का बल लगाया इन बच्चों ने मिलके, तो 10 न्यूटन ही घर्षण इस पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, इसलिए नहीं हिला, है ना। फिर इन्होंने और ज़्यादा बल लगाया थोड़ा सा, है ना, माना 12 न्यूटन बल लगाया, फिर भी ये नहीं खिसका। इसका मतलब घर्षण बल वापस से 12 न्यूटन ही लग रहा है। तो घर्षण बल क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, ये अपने आप को क्या कर लेता है, ये एडजस्ट कर लेता है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है ना, एक पर्टिकुलर सीमा तक ही ये रोक पाता है। फिर इन बच्चों ने और दम लगाया, है ना, और फिर ये खिसकने लगा। तो ऐसे समझो आप कि जैसे 10 पे नहीं खिसका, 12 पे नहीं खिसका, जैसे ही 15 न्यूटन किया माना, है ना, तो ये खिसकने लग गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो घर्षण बल है इसको 15 न्यूटन तक ही रोक सकता है। 15 से जैसे ही ऊपर होगा तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, खिसकने लग जाएगी, है ना। तो यहाँ बैलेंस हो रहे थे, यहाँ बैलेंस हो गए, यहाँ क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। यानी इन बच्चों का जो पुश था वो इस फ्रिक्शन फोर्स से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ये माइनस ये करेंगे तो एक वैल्यू निकल के आ जाएगी, है ना, एक मान आ जाएगा। तो यहाँ ये अनबैलेंस फोर्स आ जाता है। तो जब अनबैलेंस फोर्स होता है तो बच्चों उस वस्तु के अंदर क्या होने लगती है, गति होने लगती है, मोशन में आ जाती है वस्तु, ठीक है ना। ऐसे समझो यहाँ एक बच्चा खड़ा हुआ है, एक बच्चा यहाँ खड़ा हुआ है, एक इसको इधर से खींच रहा है, एक इसको इधर खींच रहा है ना, बराबर फोर्स से खींच रहे तो ये स्थिर रहेगा, है ना। अगर माना इधर वाला ज़्यादा बल से खींच रहा है, इधर वाला कम से, तो ये इधर गति करने लग जाएगा, बच्चा इधर खिसकने लग जाएगा।
इधर की तरफ ज़्यादा, इधर की तरफ कम है तो इधर की तरफ गति करने लग जाएगा, है ना। तो यानी नेट फोर्स जब लग जाए उसके ऊपर, नेट फोर्स का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ मान आ रहा हो, है ना, घटाने के बाद, है ना। अगर घटाने के बाद 0 आ रहा है इसका मतलब संतुलित है, और अगर घटाने के बाद 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब कोई नेट फोर्स उस पर कार्य कर रहा है। तो फिर क्या पैदा हो जाता है, उस वस्तु के अंदर त्वरण पैदा हो जाता है, या वो वस्तु क्या करने लग जाती है, गति करने लग जाती है, ठीक है ना। तो जैसे हमने देखा था ना पिछले उसमें कि अगर वस्तु रुकी हुई है तो त्वरण 0 है ना, और अगर एक समान चाल से चल रही है, एक समान स्पीड से चल रही है, तो भी उसका त्वरण क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। लेकिन जब नेट फोर्स जो है वो 0 नहीं होता, ठीक है ना, तब जाके तो उसमें क्या चीज़ पैदा हो जाती है, त्वरण पैदा हो जाता है, ठीक है ना। तो अब इन चीज़ों को हम इसमें पढ़ते हैं, संतुलित और असंतुलित बल, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ये जो मैंने बताया आपको, ये चीज़ दे रखी है इसमें, देखो इस चित्र, ये 9.3 चित्र है, ऊपर 9.3 कौन सा है, ये वाला, हाँ देखो ये जो है ना, ये लकड़ी के एक टेबल है, इस पर क्या रखी है, कोई वस्तु रखी है या ईंट रखी है, ऐसे समझ लो आप, पिंड रखा हुआ है ना। चित्र 9.3 में लकड़ी का एक पिंड एक समतल मेज पर रखा हुआ है, एक समतल मेज पर रखा हुआ है। चित्र में दर्शाए अनुसार 2 धागे x और y, एक धागा ये x है और एक धागा क्या है, ये y है, पिंड के विपरीत सिरों पर जुड़े हुए हैं। अगर हम किसी बल द्वारा x धागे को खींचते हैं तो पिंड दाहिनी ओर खिसकना शुरू करता है, इस पर इधर खिसकना शुरू कर देगा। उसी प्रकार अगर हम धागे y को खींचते हैं, सिर्फ y को खींचा हमने, x को छोड़ दिया, तो ये इधर पीछे की तरफ खिसकने लग जाएगा, तो पिंड बाईं ओर खिसकना शुरू कर देता है। लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाए, इधर भी यही बराबर, इधर की तरफ भी उतना ही फोर्स है, इधर की तरफ भी उतना ही फोर्स है, तो क्या होगा, ये पिंड वहीं के वहीं रखा रहेगा। तो ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करता। इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं, है ना। जब बराबर फोर्स लग रहे थे इस पे, तो क्या हो गया, वो संतुलित बल हो गया, ठीक है ना। और एक चीज़ और है बच्चों, देखो कि अभी ये पिंड इस वस्तु पे, इस टेबल पे रखा हुआ है, तो इस वस्तु का भार होगा ना कुछ ना कुछ भार होगा, ठीक है ना। माना m इसका 5 kg है, इसका द्रव्यमान कितना है, 5 kg है, तो ये इस पे mg के बराबर बल लगाती है ना नीचे की तरफ, g माना 10 मान लिया आपने, तो 5 को 10 से जब गुणा करोगे तो 50 न्यूटन का बल ये वस्तु जो है ये इस मेज पे लगा रही है नीचे की ओर, कितना, 50 न्यूटन, ठीक है ना। उतना ही सेम बल ये जो मेज है ये इस वस्तु पे ऊपर की ओर लगाती है, जिसको प्रतिक्रिया बल बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। ऊपर की तरफ भी कितना, 50 न्यूटन लगेगा, तभी ये वस्तु किस में है, विराम अवस्था में रुकी हुई है ना। अब सोचो अगर ये टेबल कागज की बनी हुई होती, है ना, ऐसे समझो ये क्या होता, एक बहुत वैसा पतला सा कागज होता, और इस पे जैसे ही आप वस्तु को रखते तो ये झेल नहीं पाता ना, इसको फट से नीचे आ जाती ये वस्तु। इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे की ओर तो 50 न्यूटन ही लग रहा था, लेकिन वो कागज इतना मजबूत नहीं है कि उसकी कागज की सतह इस पर ऊपर की ओर वापस कितना बल लगा सके, 50 न्यूटन बल लगा सके। तो ये पिंड जो है वस्तु कहाँ की ओर, नीचे की ओर खिसकने लग जाती है। समझ रहे हो ना बात, है ना। ऐसे ही सेम देखो यहाँ पे कि ये जो टांग है इसकी, ये जो पाए हैं इस मेज के, ये किस पे, धरती पे नीचे की ओर बल लगा रहे हैं, जितना कि इस टेबल का वजन है माना, है ना। और अगर माना ये बिल्कुल बराबर पैर हैं इसके, है ना, तो उसका 1/4 है ना नीचे की ओर आ रहा है इस पे बल, और उतना ही समान बल पृथ्वी जो है ये किस पे लगा रही है, ऊपर की ओर लगा रही है ना। तो इसीलिए देखो कि अगर ज़मीन सॉलिड है, ज़मीन कैसी है, ठोस है, तो हम आराम से उस पर खड़े रहते हैं, है ना। माना जैसे मेरा वजन 50, मेरा जो द्रव्यमान है वो 50 किलोग्राम है, तो मेरा भार कितना हो गया, mg होता है कि नहीं होता है, भार कितना होता है, mg। तो 50 है और g को मैं मोटा मोटा 10 मान लूँ, तो 50 × 10 करूँगा तो 500 न्यूटन हो गया ना। तो मैं इस पृथ्वी पे कितना बल लगा रहा हूँ, 500 न्यूटन बल लगा रहा हूँ धरती की सतह पे, है ना। तो ये धरती की सतह जो है ये वापस मेरे ऊपर कितना बल लगा रही है, वही है ना, यानी नीचे की ओर कितना लग रहा है, 500 न्यूटन, और ये पृथ्वी की सतह मेरे ऊपर कितना बल लगा रही है, ऊपर की ओर। तभी तो टांगों में थोड़ा सा तनाव आता है कि नहीं आता जब हम ज़मीन पर खड़े रहते हैं, तो
ठीक है ना। तो ये वापस से 500 न्यूटन कहाँ लगा रही है, ऊपर की ओर बल लगा रही है, जो धरती की पृथ्वी की सतह जो है, तभी मैं क्या हूँ, खड़ा रह पाता हूँ ज़मीन पे। अगर ये ज़मीन दलदल होती, क्या होती बच्चों, ये ज़मीन दलदल होती है ना, ठोस सतह नहीं होती, तो जैसे ही मैं दलदल पे खड़ा होऊंगा तो मैं तो उस दलदल की भूमि पे कितना लगाऊंगा, 500 न्यूटन का बल नीचे की ओर लगाऊंगा, लेकिन उस दलदल में इतनी सामर्थ्य नहीं है, उसकी लूज है वो, तो वो मेरे पैरों पे ऊपर की तरफ 500 न्यूटन नहीं लगा पाता है ना। तो फिर गति अब अनबैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। इस स्थिति में तो क्या है, देखो बैलेंस है, 500 न्यूटन नीचे की ओर लग रहा है, 500 न्यूटन ऊपर की ओर लग रहा है, तो बैलेंस है, मैं खड़ा हुआ हूँ, है ना। अगली स्थिति में क्या था, यहाँ दलदल था, क्या था, यहाँ पे दलदल भूमि थी, है ना, मार्शी एरिया था। तो क्या हुआ, मैं तो 500 न्यूटन नीचे की ओर लगा रहा हूँ, लेकिन ये जो दलदल की सतह है ये मेरे ऊपर नहीं लगा रही है ना, माना ये लगा रही है 100 न्यूटन बल लगा रही है, तो नीचे की तरफ 500 लग रहा है और ऊपर की तरफ 100 लग रहा है, तो अनबैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। यानी नीचे की तरफ 400 न्यूटन का बल लग रहा है, इसका मतलब मैं किधर गति करने लग जाऊंगा, नीचे की ओर गति करने लग जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हैं साइंस के, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं ये। तो ये हमने देख लिया इसको कि किधर गति करता है, जिधर असंतुलित बल कार्य करते हैं ना। तो देखो अब इसमें पढ़ा हमने, इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं तथा ये गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करता। अब एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें, है ना, अब एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जिसमें भिन्न परिमाण के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं। इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं हैं और असंतुलित बल पिंड को खिसकाने की दिशा में कार्य करता है। इससे यह पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। आ गया ना, अनबैलेंस जो फोर्स होता है वो ही गति के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब ये जो ये बक्सा खिसका रहे थे ना बच्चे, ये उसको दिखाया गया है ना, वही समझाना चाह रहे हैं। देखो ये क्या होता है जब कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं। यदि वे कम बल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता, क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। यदि यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच में उत्पन्न होता है, अर्थात बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदुरी सतह के बीच, यह घर्षण बल धकेलने में लगे बल को संतुलित करता है और यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता। चित्र बी में बच्चे बक्से को जोर से धकेलते हैं और जोर लगाया, लेकिन बक्सा फिर भी नहीं खिसका, देखो बहुत प्यारे कंसेप्ट है इसमें। अब ये है ना, बक्सा फिर भी नहीं खिसकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि घर्षण बल अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है। अगर बच्चे बक्से को ज़्यादा जोर से धकेलते हैं तब धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है। यहाँ असंतुलित बल कार्य कर रहा है, इसलिए बक्सा खिसकने लगता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें ये, अब देखो बहुत प्यारी चीज़ है ये कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। साइकिल को गति में रखने के लिए हमें फिर से पैडल चलाना पड़ता है। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। लग ऐसा रहा है हमको, है ना, तथापि वह बिल्कुल गलत है ना। तो विज्ञान की भाषा में ये है, देखो बच्चों, कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रखी हुई है ना, स्थिर अवस्था में रखी हुई है तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है ना। ऐसे ही अगर कोई वस्तु समान वेग से गति कर रही है ना, कांस्टेंट वेग से गति कर रही है, तो उस पे जो नेट फोर्स है वो क्या है, 0 है। इस केस में भी नेट फोर्स 0 है, इस केस में भी नेट फोर्स 0 है ना। जैसे ही इसकी गति में परिवर्तन आएगा तो नेट फोर्स जो है लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। यही इसमें बताया गया है। कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रहती है, कोई वस्तु समान वेग के साथ तभी गतिशील रहती है जब उस पर लगने वाला बल बाह्य तथा घर्षण संतुलित होते हैं, है ना। एक समान वेग से गति कर रही है, इसका मतलब क्या है कि जो बाह्य बल लग रहा है वो और जो घर्षण बल लग रहा है वो एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं वो, तथा वस्तु पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता है।
अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। तो या तो उसके वेग में चेंज आ जाएगा या उसकी दिशा में चेंज आएगा, यानी उसका त्वरण चेंज हो जाएगा। इस प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए, यस अब आ गया ना, देख लो ये यहाँ पहुँच गए अपन, कि किसी वस्तु में एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए हमको किसकी, अनबैलेंस फोर्स की आवश्यकता होती है। तभी देखो बच्चों ये F बराबर क्या होता है, ma, है ना। तो m तो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो फोर्स किसके समानुपाती हो गया, एक्सेलरेशन के, या एक्सेलरेशन किसके समानुपाती हो गया, फोर्स के, ठीक है ना। तो असंतुलित बल की आवश्यकता होती है और उसकी गति या गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक ये असंतुलित बल, ये लगा लेना इसमें, है ना, असंतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। तथापि यह बल हटा लेने पर वस्तु प्राप्त हुए वेग से गतिमान रहेगी। ठीक है, अब आते हैं हम गति का प्रथम नियम। देखो बहुत ही मजेदार चीज इसमें बताई गई है, इस चित्र से समझ जाओगे आप इसको कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। देखो बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट किए थे गैलीलियो ने, है ना, कि ऐसे समझो, देखो ये एक क्या है, एक आनत समतल है, आनत समतल मतलब इंक्लाइंड प्लेन है, ये ऐसे वो है, फिसल पट्टी समझ लो आप, है ना। इधर एक फिसल पट्टी और ये इधर दूसरी फिसल पट्टी है, ठीक है। अब इधर से यहाँ से एक कुछ ऊंचाई से किसी वस्तु को गिराया, है ना, और फिर ये वापस दूसरी उस पर चढ़ गई। तो नॉर्मली उसने देखा कि ये जितनी ऊंचाई से थी उससे थोड़ी सी कम ऊंचाई पे पहुंचती है ये, है ना। जितनी ऊंचाई पे यहाँ से खिसकी थी ये, तो इधर की तरफ क्या है, थोड़ी सी कम ऊंचाई पे पहुंचती है। क्यों पहुंची ये बताओ? क्योंकि इसमें सतह में क्या है, घर्षण है। क्या है यहाँ पे, घर्षण है। अब इसने क्या किया, इस पृष्ठ को चिकना कर दिया, है ना, तो थोड़ी और ऊंची चली गई वो पिछली बार की अपेक्षा में, लेकिन इसके बराबर ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाई। यानी इसके बराबर ऊंचाई कहाँ तक होगी, यहाँ तक होगी, इतने पे नहीं पहुंच पाई। यानी ऐसा समझो पहले यहाँ तक पहुंच रही थी तो अब यहाँ तक पहुंचने लगी। अब उसने और चिकना कर दिया इसको, इस पे और कुछ ऐसी जो है ना स्मूथ कुछ वो लगा दिया, पृष्ठ बना दी इसको, है ना। जैसे वो होता है ना, बच्चे कैरम खेलते हैं तो उस पर पाउडर छिड़क देते हैं, वो सफ़ेद सफ़ेद सा, तो उससे क्या होता है, वो गोटियाँ जो होती हैं कैरम की वो बहुत आसानी से खिसकती हैं, फिर वो, है ना, उसमें बहुत स्मूथली फिसलती हैं फिर उस पर। तो वैसे ही तो फिर क्या होता, और थोड़ा खिसक गया, है ना। अब एक ऐसी स्थिति की कल्पना करो कि ये बिल्कुल फ्रिक्शन रहित है ये सतह, इसमें घर्षण नहीं है, ना इधर की तरफ है ना ही इधर की तरफ है। तो क्या होगा बताओ, कि जितनी ऊंचाई से ये वस्तु यहाँ से गिराई थी उतनी ही सेम ऊंचाई पे यहाँ पे ये पहुँच जाएगी, है ना। अब देखो इसने मज़ेदार चीज़ कि अब अभी तक तो क्या था, ढाल बराबर था, इसका ढाल और इसका ढाल क्या था, सेम था, स्लोप, है ना। तो और सतह कैसी थी, फ्रिक्शनलेस थी, घर्षण नहीं था। तो जितनी ऊंचाई पे यहाँ थी उतनी ऊंचाई पे यहाँ। अब इसने क्या कर दिया, इसके ढाल को थोड़ा सा कम कर दिया, है ना। इसके ये देखो, ये सेकंड वाली स्थिति में अब इसके ढाल क्या, इसका ढाल ज़्यादा है और इसका ढाल क्या है, कम है। तो अब ये वस्तु उतनी ही ऊंचाई प्राप्त करेगी। अगर ये फ्रिक्शनलेस है, ये सतह कैसी है, ये सतह घर्षण रहित है, तो ये उतनी ही ऊंचाई प्राप्त कर लेगी, है ना। लेकिन इसने ज़्यादा दूरी तय कर ली कि नहीं कर ली, है ना। देखो ये दूरी कम है और ये दूरी क्या है, ज़्यादा है। फिर इसने और ढाल कम कर दिया, तो देखो ऊंचाई उतनी ही प्राप्त करेगी ये, चाहे ढाल, अगर ये सतह कैसी है, घर्षण रहित है, तो देखो सेम ऊंचाई कर ली कि नहीं कर ली इसने प्राप्त, और ये इस सेम ऊंचाई प्राप्त करने के दौरान इसने ज़्यादा दूरी तय करी। अब ये कह रहा है कि और मैं कम कर दूं तो और ज़्यादा दूरी तय करेगी। अगर ये कह रहा है कि इसको मैं बिल्कुल ही हटा दूं, समतल कर दूं इसको, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ। अब ये समतल है तो ये इस ऊंचाई पे तो कभी पहुंचेगा ही नहीं, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि ये समतल है तो ये ऊंचाई तो कभी मिलेगी नहीं इसको। इसका मतलब ये जो वस्तु है ये अनंत काल तक गति करती जाएगी। यदि क्या है, इस सतह और ये जो गेंद है ना, पिंड जो है, इसके मध्य घर्षण क्या हो, 0 हो। लेकिन हमने देखा कि कुछ दूरी पे जाके ये रुक जाती है, तो वो रोक कौन रहा है इसको, घर्षण बल जो है वो रोक रहा है ना। तो देखो ये गति का प्रथम नियम, जिसको जड़त्व नियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जड़त्व नियम बोलते हैं। तो जड़त्व नियम क्या है कि कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है ना, या एक समान गति की अवस्था में है, तो उस पर जो नेट फोर्स है वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। और अगर उसमें क्या है,
नेट फोर्स 0 नहीं है तो उसके अंदर कोई ना कोई त्वरण होगा और वस्तु क्या करेगी, असमान वेग से गति करेगी। ठीक है ना, तो इसी को इसमें समझाया गया है गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वस्तुओं की गति किसी आनत तल पर गति को देखकर, है ना, वस्तुओं की किसी आनत तल, आनत है ना इंक्लाइंड प्लेन, झुका हुआ समतल है ना, पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती हैं, है ना। यानी अगर ऐसी स्थिति कल्पना करें हम कि हवा का प्रतिरोध भी 0 हो, यानी हवा नहीं हो और घर्षण भी नहीं हो, यानी किसी भी प्रकार का घर्षण नहीं हो, चाहे हवा का हो, चाहे रेत का हो, चाहे किसी का भी नहीं हो, तो क्या होगा, बाह्य बल जो नेट फोर्स है वो क्या हो गया, 0 होगा। ठीक है ना, तो एक निश्चित गति से वो चलती हैं। ठीक है ना, तो आनत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती हैं। उन्होंने देखा कि कांच की गोली आनत तल पर उड़कती है तो उसका वेग बढ़ जाता है। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि गोली असंतुलित गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरती है ना। अब ये क्यों गिरेगी नीचे, है ना, जैसे इसको छोड़ोगे आप तो नीचे की तरफ खींच, क्योंकि इस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है पृथ्वी का, जो इसको नीचे की ओर खींचता है, के कारण नीचे गिरती है। और नीचे पहुंचते पहुंचते एक निश्चित वेग क्या कर लेती है, ये प्राप्त कर लेती है। चित्र 9.5 बी में दर्शाए अनुसार जब वह कांच की गोली ऊपर की ओर चढ़ती है तब उसका वेग घटता है। चित्र 9.5 सी में दोनों ओर से एक आदर्श घर्षण रहित आनत तल पर, अभी एक आदर्श मान कल्पना कर ली और फ्रिक्शन लेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, आनत तल पर एक गोली स्थिर है। गैलीलियो ने तर्क दिया कि जब गोली को बाईं ओर से छोड़ा जाता है तब यह ढाल पर नीचे की ओर लुकेगी और दाईं ओर के आनत तल पर उतनी ही ऊंचाई तक चढ़ जाएगी। अगर कैसा है, आदर्श घर्षण रहित आनत तल है तो जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया था। यदि दोनों ओर के तलों के झुकाव समान हैं तो गोली उतनी ही दूरी चढ़ेगी जितनी की दूर तक की वह लुढ़की थी, जितनी दूर से लुढ़की थी। अगर दाईं ओर के आनत तल के कोण को धीरे धीरे कम कर दिया जाए, मैंने जो समझाया था वही बताया गया है इसके अंदर, तो गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करनी होगी, है ना। इस केस में उसको अधिक दूरी तय करनी होगी। अतः अगर इस तल को क्षैतिज कर दिया जाए अर्थात ढाल को शून्य कर दिया जाए तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल पर लगातार चलती ही रहेगी। यहां गोली पर लगने वाला असंतुलित बल शून्य है। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि गोली की गति को बदलने के लिए असंतुलित बल, बाह्य बल की आवश्यकता होती है, लेकिन गोली की गति को एकरूप बनाए रखने के लिए, गोली की गति को एकरूप बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना, यानी उसकी एक रूप बनाए रखने की हमें नेट बल की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखो वही चीज़ आ गई, अगर स्थिर अवस्था में है तो उसको स्थिर अवस्था में ही रखने के लिए नेट बल की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे अगर एक रूप चल रही है, यानी यूनिफॉर्म चल रही है, समान वेग से गति कर रही है, समान चाल से गति कर रही है, तो भी उसे समान चाल में बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती। बस उसमें असमान चाल अगर चलाओगे आप उसको, है ना, एक्सेलरेशन अगर उसको दोगे तो फिर आपको नेट बल की जरूरत पड़ेगी। वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है ना। ऐसा गति के विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल के कारण होता है। इस प्रकार व्यवहार में गोली कुछ दूर चलने के बाद क्या हो जाती है, वो रुक जाती है। घर्षण के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए चिकनी कांच की गोली तथा चिकने समतल का प्रयोग एवं समतल की सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ ल्यूब्रिकेंट का लेप किया जाता है। न्यूटन के बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों, न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में जो गैलीलियो के ये जो विचार थे इनको आगे विकसित किया उन्होंने, और उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। तो 3 नियम दिए इन्होंने, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहला नियम जड़त्व का नियम बोलते हैं हम, ठीक है ना। इन नियमों को न्यूटन की गति के नियमों के नाम से जाना जाता है। गति का प्रथम नियम इस प्रकार है, देखो ये फर्स्ट नियम यहाँ से इसने उन्होंने समझा रखा है। तो वही बात है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है ना। या तो फिक्स, या तो स्टेशनरी है, वो स्थिर है, या सरल रेखा में एक समान गति से चल रही है ना, तब तक बनी रहती है वो जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो।
ठीक है ना। दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का क्या करती हैं, विरोध करती हैं। दूसरी जो है ना वो परिवर्तन का क्या करती हैं, विरोध करती हैं। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, INERTIA, इनर्शिया बोलते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसे कहा जाता है। देखो जो शुरुआत में मैंने बताई थी वही चीजें इसमें थोड़ा सा और इन्होंने एक्सप्लेन की हैं। किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अनुभवों की व्याख्या जड़त्व के नियम द्वारा की जा सकती है। सीट के सापेक्ष हम तब तक विरामावस्था में रहते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक न लगाई जाए, है ना। ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी के साथ सीट भी विरामावस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है ना। अचानक ब्रेक लगने पर सीट के आगे लगे पैनल से टकराकर हम घायल भी हो सकते हैं। इसी तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किया जाता है, जो सीट बेल्ट होती है ना वो। ये सुरक्षा बेल्ट हमारे आगे बढ़ने की गति को धीमा करती हैं। इसके विपरीत अनुभव हमें तब होता है जब हम मोटर बस में खड़े होते हैं एवं मोटर बस अचानक चल पड़ती है। इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर बस के अचानक गति में आने से, मोटर बस के क्या है, अचानक गति में आने से हमारे पैर जो मोटर के बस के फर्श के संपर्क में थे गति में आ जाते हैं, परंतु शरीर का जो ऊपरी भाग है जड़त्व के कारण इस स्थिति का क्या करता है, इस गति का विरोध करता है। इसी प्रकार जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है, टर्न करती है, एक तरफ झुक जाते हैं ना हम, तो हम एक और झुकने लगते हैं। इसे भी जड़त्व के नियम से समझा जा सकता है। हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है। जब मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है, तब हम अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट पर एक ओर झुक जाते हैं। एक वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगा है। इसे निम्न गतिविधियों से प्रदर्शित किया जा सकता है ना। जैसे ये कैरम वाला एक्सपेरिमेंट है, आपने देखा होगा, है ना, बच्चे करते भी हैं इसको, है ना, कि ये जो स्ट्राइकर होता है, तो जैसे स्ट्राइकर ये इसमें चोट मारता है तो कई बार देखा होगा आपने, अगर बहुत तेजी से मारते हैं हम, है ना, तो सिर्फ नीचे की जो गोटी होती है वो आगे खिसक जाती है, बाकी की ऊपर वाली जो है वो धड़ाम से नीचे आ जाती हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर वाली स्थिर अवस्था में ही बनी रहना चाहती हैं, ठीक है ना। ऐसे ही ये वाला एक्सपेरिमेंट है सेकंड, ये कांच के गिलास है ना, और इसमें पानी भरा हुआ है, और ये एक कोई गत्ता है और गत्ते के ऊपर सिक्का रखा हो, थोड़ा मोटा सिक्का होना चाहिए, 10 रुपये का मान लो आप, है ना, हल्का होगा तो नहीं, मोटा सिक्का रख दिया हमने। और जैसे ही हम इसमें इस गत्ते में जो है ना टक्कर वो मारते हैं, इससे अपने चोट मारते हैं उंगली से, तो गत्ता आगे चला जाता है और ये जो सिक्का है किस में गिर जाता है, गिलास के अंदर गिर जाता है। इससे क्या पता चलता है कि जो वस्तु अब ये जो सिक्का है ये स्थिर अवस्था में था तो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है ये, ठीक है ना। तो इस चीज़ का हम क्या, इन प्रयोगों के द्वारा ये क्रियाकलाप है जो ये है उसी तरह से समझा रखा है इसमें ये, ठीक है ना। फिर इसमें ये तीसरी क्रियाकलाप में ये देखा कि पानी से भरा गिलास किसी ट्रे पे रखिए, है ना, और उस ट्रे को एकदम अचानक से तेजी से घूमोगे तुम, तो क्या होगा, गिलास फैल जाएंगे क्योंकि वो वहीं रहना चाहते हैं, है ना। तो इसके लिए तुमने इसमें बताया गया कि वो जो ट्रे होती हैं उनके अंदर खांचे बने रहते हैं, जैसे कि हल्का फुल्का कोई अगर गति भी हो तो वो उनका जो द्रव है वो गिलास में से क्या है, लुढ़के नहीं, छलके नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इन्होंने समझाई गई हैं। फिर इसमें है जड़त्व तथा द्रव्यमान, ठीक है ना। अभी तक दिए गए सभी उदाहरण और गतिविधियों से, अभी तक जो ये उदाहरण तथा ये दी गई थी गतिविधियों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वह विरामावस्था में हो या गतिशील, वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है, इनर्शिया बोलते हैं इसको, है ना। क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है, नो, है ना। ये किस पे डिपेंड करता है, उसके द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि पुस्तकों से भरे बक्से को धक्का देने की अपेक्षा खाली बक्से को धक्का देना आसान होता है। उसी प्रकार हम
एक फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वो दूर चली जाती है, जबकि अगर हम उतने ही बल से उतने ही बड़े पत्थर पर किक लगाएंगे तो हो सकता है वह खिसके ही नहीं, हो सकता है कि ऐसा करते समय हमको चोट लग जाए। क्रियाकलाप 9.2 में हम 5 रुपए के सिक्के के स्थान पर यदि कम द्रव्यमान के सिक्के का प्रयोग करते हैं तो हम पाते हैं कि उस क्रिया को करने में हमें कम बल की आवश्यकता होती है ना। एक ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतना बल यदि किसी रेलगाड़ी पे लगाया जाए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। रेलगाड़ी पे लगाया जाए तो उसकी गति में ना के बराबर परिवर्तन होगा, क्योंकि ठेला गाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन चाहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व ठेला गाड़ी से क्या है, अधिक है। इससे स्पष्ट है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है ना। मात्रात्मक रूप से क्वांटिटेटिवली किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। तो जड़त्व किससे, इनर्शिया किससे नापी जाती है, उसके मास से मापी जाती है। अतः हम जड़त्व और द्रव्यमान को निम्न रूप में परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। तो किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी या तो विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। तो जो मास होता है उसका, वही उसके इनर्शिया का मेजर है ना। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है बेटा साइंस, है ना। इसको मन से पढ़ेंगे हम, इसको पूरा एक एक लाइन पढ़ेंगे इसकी हम थ्योरी की, है ना, और फिर इसके लास्ट में जो क्वेश्चंस है ना उनको भी करेंगे। तो ये जो है ना इस चैप्टर की आपको बहुत अच्छी समझ विकसित हो जाएगी और इसका लाभ बच्चों आपको 11th क्लास में मिलेगा, क्योंकि 9th क्लास का सिलेबस और 11th क्लास का सिलेबस बहुत कुछ मिलता हुआ होता है। इसी प्रकार से 10th क्लास का और 12th क्लास का सिलेबस मिलता हुआ होता है। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।